ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने ज्योतिष का बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक ऐसा विषय है जिस पर विचार तो बहुत हुए, मगर जो मैं विचार लेके आया हूँ, जो मेरा अनुभव जन्य जो कुछ इस पर निर्मित हुई है दोस्तों, वो मेरे अपने जो है वो कुंडलियों के अध्ययन, उनके विश्लेषण, शास्त्रों के अध्ययन, उनके विश्लेषण और पिछले 2.5 दशक के अनुभवों से निकला हुआ मेरा विशिष्ट विचार है, जो कि मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते ही हैं, जो भी ज्योतिष के प्रेमी हैं, ज्योतिष के बेसिक के जानकार हैं, कि हमारी 12 राशियाँ हैं और सूर्य चंद्र के पास एक एक राशि है और शेष ग्रहों के पास 2-2 राशियाँ हैं। और इसमें राहु और केतु छाया ग्रह हैं। इनको कोई भी राशि अलग से नहीं दी गई है। हालांकि राहु को बुध की राशि कन्या का और केतु को बृहस्पति की राशि मीन का स्वामी प्रकारांतर से माना जाता है। इसी प्रकार राहु को मिथुन में उच्च का और केतु को धनु में उच्च का भी माना जाता है। कई शास्त्र और विद्वान जो है वो राहु को वृष में, केतु को वृश्चिक में भी मानते हैं उच्च का, परंतु मैंने अनुभव में पाया है और मेरा उस पर विशेष विश्लेषण उस पर भी मेरा है कि वो राहु और केतु वास्तव में जो है वो मिथुन और धनु में ही उच्च के होते हैं, न कि वृष और केतु में, वृष और वृश्चिक में। उस पर एक अलग वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल आज जो है, आज का विषय जो है थोड़ा अलग है। इसमें लग्न 12 लग्न में जन्मे जातकों के लिए लग्न के आधार पे, लग्न और लग्न की राशि, लग्न के ग्रह के आधार पे उनके जीवन के उस खास और सर्वोत्तम विषय या क्षेत्रों की चर्चा करने के लिए बनाया है, जिसमें अगर वो जाएं, जिन चीज़ों को अगर वो करें, जिन विषयों में अगर वो रुचि रखें, उसमें अगर निष्णात हों, अनुभव लें, तो उनके इस जन्म की जो यात्रा है, इस जन्म का जो लक्ष्य है, इस जन्म का जो दैविक जो उद्देश्य है, उसकी दिशा में वो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। तो इस कड़ी में मित्रों मैं आप लोगों से जो है शुरुआत करता हूँ। तो हमारी पहली राशि है मेष। तो जो भी जातक मेष लग्न में जन्म लिया हो, जन्म लग्न की चर्चा दोस्तों कर रहा हूँ। इसमें राशि की चर्चा नहीं है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका कोई फल हम नहीं करने जा रहे। सिर्फ लग्न की बात करेंगे, लग्न की राशि की बात करेंगे, लग्नेश की बात करेंगे और लग्न की राशि और लग्नेश की दोनों की स्थिति क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, उसमें इस पर चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहले मेष लग्न की। मित्रों, मेष लग्न, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष में कुंडली में ये जगत कुंडली में पहली लग्न मानी जाती है। ये ब्रह्मांड की भी लग्न मानी जाती है, जगत कुंडली की भी लग्न मानी जाती है। तो ऐसे में इस लग्न में पैदा जातक
का स्वभाव जो है वो जीवन जो है वो काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी नवीनता लिए हुए होता है। तो ये मेष लग्न अगर जन्म की राशि है तो मेष लग्न का स्वामी ग्रह हुआ मंगल, और मेष लग्न में उच्च का ग्रह जो बनेगा वो बनेगा सूर्य। तो मित्रों, मेरा जो कॉन्सेप्ट है जिस पे मैं चर्चा आज करूँगा वो पूरी तरह से इसी पे आधारित है कि लग्न की जो राशि है उस राशि का स्वामी किस भाव में जाके उच्च का होता है, और उस राशि में जो लग्न की राशि है उसमें आकर बैठने वाला कौन सा ग्रह है जो उच्च का होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि का स्वामी मंगल है, और मेष लग्न की कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं दशम भाव में जाके, यानी मकर राशि में। और दूसरी बात कि मेष लग्न में सिंह राशि पड़ती है 5वें में, और सूर्य उसके स्वामी हैं जो कि लग्न में आके उच्च के होते हैं। तो मेरे सिद्धांत के अनुसार जो मैंने सोचा है, मेरा जो अनुभव है कि अगर मेष लग्न के जातक, एक तो लग्नेश उच्च का जहाँ हो रहा है उस भाव से संबंधित कार्य, उस भाव से संबंधित उद्देश्य, माने दशम भाव, आजीविका, कर्म, प्रतिष्ठा, कुशलता, और उससे संबंधित अगर जीवन को अपने ढालें, उसमें लक्ष्य बना के उतरें, तो उनका जीवन पूर्णतया सफल होगा और जीवन जीने की जो उनकी आकांक्षा है वो बिल्कुल सही तरीके से अभिव्यक्त होगी। इसी प्रकार जो दूसरा कीवर्ड है, दूसरा क्या बल्कि मैं तो कहूँगा कि उस पर आगे और विचार करेंगे, अभी जान लेते हैं कि पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो आके लग्न में उच्च का होता है, वो होते हैं सूर्य महाराज जो कि ग्रहों के राजा हैं। तो लग्न पे उच्च के होने वाले ग्रह हैं सूर्य देवता। सूर्य मतलब राजा, सूर्य मतलब प्रकाश, सूर्य मतलब सत्ता का जो अनन्य केंद्र है वो सूर्य है। मगर वो सूर्य मेष लग्न कुंडली में क्या रोल निभाते हैं? पंचम भाव का। पंचम भाव प्रतिभा, क्रिएटिविटी, बौद्धिक क्षमता, संतान, इन सारी चीज़ों से संबंध रखते हैं। उपासना, इष्ट साधना, सूर्य भगवान। तो सूर्यदेव मेष लग्न में आके उच्च के होते हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं जैसा। और सूर्य का प्रभाव अगर मेष लग्न के जातक लें, सूर्य के कामों में अगर वो लगें, सूर्य के कामों को अगर वो बढ़ाएं, सूर्य से संबंधित विषयों में अगर वो अपने को डालें, तो निश्चित रूप से उनका ये जो जन्म इस मेष लग्न में हुआ है, ये जीवन उनका सफल होगा, वो संतुष्ट होंगे, उनको ख्याति भी मिलेगी, उनके जीवन की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर मेष लग्न के जातक सूर्य और मंगल के प्रभाव क्षेत्र में रहते हुए पंचम और दशम से संबंधित कार्य करते हैं, तो उनके जीवन में बाधाएं, परेशानियां, मुसीबत, असंतोष, अवसाद और असफलता का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा। अब इतना ज़रूरी नहीं है कि जातक के लग्न में दोनों ग्रह अच्छे ही हों। हो सकता है कि मेष लग्न में जो जातक पैदा हुआ हो उसका सूर्य अच्छा न हो, नीच का हो, कमज़ोर हो, त्रिक भाव में बैठा हो, या मंगल कमज़ोर हों, अशुभ भाव में बैठे हों, पाप पीड़ित हों। तो ऐसी दशा में जातक को अपने लग्नेश और अपने पंचमेश, तो ये नॉर्मल सिद्धांत भी है कि त्रिकोणेश और केंद्रेश को मजबूत करने पे लाभ मिलता है, खासकर त्रिकोणेश को। लेकिन यहाँ थोड़ा उससे अलग सिद्धांत है, क्योंकि मेष लग्न में तो ये समझ में आ रहा है कि पंचम और दशम से संबंध बन रहा है लग्न और लग्न में उच्च का होने वाले ग्रह का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगली आने वाली सभी राशियों में ऐसे ही सिद्धांत या ऐसे ही त्रिकोणेश जो है वो सामने आए पॉजिटिव होके। लेकिन मेष लग्न के लिए मेरा अपना ये खास रिसर्च और अनुभव है कि अगर इन दोनों क्षेत्रों का काम करें वो,
इन दोनों विभागों में, दोनों बातों में, दोनों विषयों में पूरी तरह से डूब जाएं तो उनका काम बहुत अच्छा बनेगा, उनका जीवन निस्संदेह सफल होगा। ओम नमः शिवाय। अब मित्रों आते हैं दूसरी राशि। अगर जन्म लग्न वृष राशि का हो तो वृष राशि में कौन से 2 ग्रह महत्वपूर्ण होंगे? एक तो वृष राशि का जो स्वामी है कहाँ उच्च का होता है जाकर के, वो होता है जाकर के उच्च का 11वें भाव में। और वृष राशि में कौन सा ग्रह उच्च होता है? तो वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो तृतीयेश लग्न में जाके उच्च का हो जाता है और लग्नेश 11वें में जाके उच्च का हो जाता है। तो अगर वृष लग्न के जातक तृतीय भाव से संबंधित और 11वें भाव से संबंधित विषयों और कामों और चीज़ों में अपना मन लगाएं, अपनी क्षमता लगाएं, अपनी ऊर्जा लगाएं, अपने जीवन को लक्ष्य बनाएं, तो निस्संदेह उनका जीवन सफलता से अच्छी दिशा में कम बाधाओं के साथ अपने जीवन के होने का उद्देश्य पूरा करने में वो सफल होते हैं। तो तृतीय भाव क्या है? भाई बहन, छोटे, पराक्रम, कम्युनिकेशन और चंद्रमा उसके स्वामी है। तो महिलाएं, माता बहनें, खासकर बहनें, वो उनके प्रति की जिम्मेदारी लेना, उनकी चिंता करना, ज़रूरत पड़ने पे उनके लिए कुछ करना। ऐसे ही चंद्र हैं, चंद्र जो है जनता के कारक हैं, माँ के कारक हैं, मन के कारक हैं। तो माँ के संपर्क में रहना, मन के संपर्क में रहना, जनता के संपर्क में रहना, ऐसे आपकी पर्सनालिटी और आपका लग्न मजबूत होगा और आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और लग्नेश 11वें भाव में जाके उच्च के होते हैं। तो जो 11वें भाव का काम है आमदनी, आय, लाभ, मित्र, संबंध, इन लोगों को डेवलप करना, इनके लिए काम करना, हमेशा अपने आमदनी को बढ़ाने की कोशिश करना, सबसे संबंध अच्छा रखना, मित्रता रखना, इन चीज़ों से उनको बहुत फ़ायदा होगा और उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। वो सेटिस्फाइड रहेंगे और अपने जीवन की दिशा को सही ढंग से आगे बढ़ाएंगे। तो वृष लग्न में होते हैं 2 मेन प्लैनेट, शुक्र 11th हाउस, चंद्रमा और 3rd हाउस। तो ये हो गई दूसरी लग्न। अब आते हैं तीसरी लग्न यानी मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के स्वामी हैं बुध। तो बुध महाराज होते हैं 4थे में जाके उच्च के, और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं राहु। तो स्वयं लग्न में राहु जाके उच्च के हो जाते हैं और लग्नेश बुध 4th भाव में जाके उच्च के हो जाते हैं। तो इस लग्न में मेन प्लैनेट हुए, मेन काम हुआ कौन कौन सा मित्रों? पहला हुआ मिथुन लग्न, बुध हुए, 4था भाव हुआ। 4था भाव माने माता, जनता, घर, परिवार, और शिक्षा, एजुकेशन और हैप्पीनेस, व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव, हृदय। और इसमें अगर बुध का प्रभाव बढ़ाया जाए 4थे भाव की चीज़ों में, तो निश्चित रूप से मिथुन लग्न के जातक को जीवन में संतुष्टि, सफलता, माता के प्रति प्रेम, घर, जमीन, जायदाद, अंतःकरण की शांति, ये सब मिलेगी। ऐसे ही राहु जाते हैं उच्च के होकर लग्न में बैठते हैं मित्रों, तो राहु का इफेक्ट लग्न के लिए सबसे बढ़िया माना जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति मिथुन लग्न की पर्सनालिटी को, उसके स्वभाव को, उसकी पूरी ख्याति को, प्रतिष्ठा को, उसके जीवन यात्रा को आगे ले जा सकता है अच्छे से, तेज़ी से, बिना बाधाओं के, तो वो हैं राहु। तो राहु के प्रभाव में काम करें। राहु माने इंटेलिजेंसिया, राहु माने अचेतन की शक्ति, राहु माने इंटरनेट, राहु माने क्रिएटिविटी, राहु माने रहस्यों की खोज, बौद्धिक कार्य। तो बुद्ध के सारे जो मतलब उच्च स्तर के कार्य होते हैं वो राहु के भी कार्य होते हैं। राहु का शोध में खास तौर से, और राहु का राजनीति में भी बहुत दखल होता है। तो अगर मित्रों मिथुन लग्न के जातक बुध और राहु को मेन प्लैनेट बना करके लग्न और चतुर्थ भाव को जीवन में अपने काम का, प्रतिष्ठा का, कार्य का, लाइफ का क्षेत्र बनाएं, तो निस्संदेह उनके जीवन में ज़्यादा हैप्पीनेस, ज़्यादा सकारात्मकता, ज़्यादा सफलता आएगी। तो दोस्तों अब हम आते हैं आज की अपने इस वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज की इस वीडियो की अपने आखिरी राशि पे आते हैं। बाकी शेष 8 राशियों को हम आगे कवर करेंगे। आज आते हैं हम कर्क राशि को। अगर आपका जन्म लग्न कर्क हो, यानी आपके
पहले भाव में कर्क राशि उदित हो रही हो जो आपका जन्म हुआ, तो मित्रों इस राशि इस लग्न के लिए कौन कौन से वो 2 ग्रह महत्वपूर्ण होंगे, आइए अब जानते हैं। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा, चंद्र होते हैं उच्च के 11th हाउस में। तो एक तो 11th हाउस मजबूत हुआ, 11th हाउस महत्वपूर्ण हुआ, दूसरे चंद्रमा महत्वपूर्ण हुए। लग्नेश तो महत्वपूर्ण होता ही है। दूसरे कर्क लग्न के कर्क राशि में कौन से ग्रह होते हैं उच्च के, आइए जानते हैं। तो बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होते हैं कर्क लग्न में जाके। तो अब कर्क लग्न के जातकों के लिए 2 प्रमुख ग्रह हो गए, चंद्र और बृहस्पति। बृहस्पति किन चीज़ों के कारक हैं? 6th हाउस के और 9th हाउस के। 6th हाउस उनका मूल त्रिकोण है। 6th हाउस क्या है? सर्विस, सेवा, फाइनेंस, नौकरी, मुकदमे, चिकित्सा आदि आदि। और 9th हाउस क्या है? धर्म, हायर एजुकेशन, विदेश यात्राएं, साधना, भाग्य। तो कर्क लग्न के जातकों को अपने जीवन में 6th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, क्योंकि 11th हाउस में चंद्र जाकर के स्वयं उच्च के होते हैं, इन 3 हाउस को मेन फोकस करना चाहिए, इन्हीं को अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य बनाना चाहिए। और चंद्रमा और बृहस्पति को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उनका जीवन ज़्यादा आराम, ज़्यादा सुखद, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा कल्याणकारी होगा। उनके जीवन की जो यात्रा है जिसके कारण उनका लग्न में, कर्क लग्न में जन्म हुआ है, वो अपने सही अर्थों में पूरी होगी, आगे बढ़ेगी। और जब वो जीवन के आखिरी छोर पे जाएंगे तो उनको लगेगा कि मैंने जीवन को सही ढंग से जिया है। मित्रों, आज हमने 4 राशियों की चर्चा की जो लग्न में उदित होती हैं, और मेरा ये खास वीडियो आगे जारी रहेगा। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कौन से ग्रह हैं जो आने वाली 8 राशियों के लग्न में आने पे खास हो जाते हैं, उस लग्न के लिए स्पेशल हो जाते हैं। और निश्चित रूप से मेरा अपना अनुभव है कि अगर ऐसा इन ग्रहों का उपाय, इन ग्रहों की पूजा, इन ग्रहों के स्वभाव को जान लिया जाए तो व्यक्ति निश्चित रूप से ज़्यादा सफल होगा, ज़्यादा संतुष्ट होगा और अपने इस जीवन को, जो जिस जीवन में उस आया है, उस जीवन को आने का अपना लक्ष्य, अपनी यात्रा पूरी करेगा। तो आज का इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप लोगों ने सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।